हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 30 जून। वीडियो के संबंधों की कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की दो प्राइम हाईलाइट हैं, दो न्यूज़ हैं यहाँ पे। एक तो है वन नेशन वन राशन कार्ड और दूसरा है पोक्सो एक्ट। तो इन दोनों के बारे में अच्छे से हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं ये, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ लगातार। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी तरीके। यहाँ पे पेज नंबर में बात की जा रही है। ये एक न्यूज़ है कोरोना को लेकर के कि भारत में अब जल्द ही 5 टीके होने वाले हैं। कोरोना का चौथा कवच है यहाँ पे। ये सबसे कारगर कही जाने वाली दवा है मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी यहाँ पे मिल गई है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए चौथे कवच यानी सबसे प्रभावी कही जाने वाली मैसेंजर RNA मॉडर्ना, याद रखिएगा मैसेंजर RNA मॉडर्ना की बात की जा रही है। मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो mRNA पे बेस्ड है। मतलब इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपात प्रयोग की मंजूरी दे दी है, यानी कि इमरजेंसी जो यूज़ होता है उसको लेकर के, यानी कि इस बेसिस पे इसको अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी गई है। तो मुंबई स्थित दवा कंपनी सिप्ला ने इसके आयात व वितरण से जुड़े प्राधिकार की अनुमति मांगी थी। सिप्ला मुंबई में बेस्ड कंपनी है, उसने इसके इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के अनुमति मांगी थी, जिसे DCGI ने स्वीकार कर लिया है। तो मॉडर्ना पहला अंतर्राष्ट्रीय टीका है जो देश में उत्पादित ना होकर सीधे अमेरिका से आयात होगा। अमेरिका का टीका है मॉडर्ना, आपको पता होगा। नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर VK पॉल, इनका नाम इंपॉर्टेंट रहा है इस बार, स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। ये कहा है कि देश में अब 4 वैक्सीन होंगी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 और मॉडर्ना। 4 वैक्सीन होंगी जो कि उपलब्ध हो जाएंगी भारत में। तो 2 स्वदेशी हैं और 2 विदेशी हैं इसमें से। तो जल्द ही फाइजर को भी मंजूरी यहाँ पे मिल सकती है, ये बात बताई गई है। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट साइंस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो RNA होता है, RNA ये 3 प्रकार का होता है RNA, ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो एक है tRNA, दूसरा है rRNA और तीसरा है mRNA। तो ये जो वैक्सीन है मॉडर्ना वैक्सीन वो mRNA बेस्ड है यहाँ पे, राइट। तो tRNA क्या है? द ट्रांसफर RNA इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग द करेक्ट प्रोटीन, यानी कि ये करेक्ट प्रोटीन को चूज करता है और द अमीनो एसिड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है सही प्रोटीन की और अमीनो एसिड्स की, तो उसको ये क्या करता है, उसको चूज करने का काम करता है tRNA। इट इज लोकेटेड एट द end points of each amino acids. This is also called as soluble RNA. इसको soluble RNA के नाम से भी जाना जाता है। It forms a link between the messenger RNA and the amino acid. ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैसेंजर RNA और अमीनो एसिड के बीच लिंक का काम कौन करता है? तो करता है tRNA। इंपॉर्टेंट घटक है ये RNA का। 3 RNA इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। दूसरा है rRNA, राइबोसोमल RNA इसको बोलते हैं। The rRNA is the component of the ribosome. ये राइबोसोम का भाग होता है, इंपॉर्टेंट है। लोकेटेड in the cytoplasm of a cell. ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? सिप्टोप्लाज्म जो होता है सेल का ही हिस्सा होता है सिप्टोप्लाज्म, वहाँ पे लोकेटेड होता है rRNA। मैंने आपको बताया था इसके tRNA के बारे में, इसकी लोकेशन इसी प्रकार से rRNA की जो लोकेशन है वो सिप्टोप्लाज्म में है। वेयर राइबोसोम्स आर फाउंड, जहाँ पे कि राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इन ऑल लिविंग सेल्स द राइबोसोमल RNA प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। mRNA का ट्रांसलेशन करने का काम किया जाता है। राइबोसोमल जो RNA है जो इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं, यानी कि इन्हीं की बात की जा रही है rRNA की। rRNA प्लेज अ फंडामेंटल रोल, यानी कि एक मूलभूत अपना अहम भूमिका निभाते हैं ये सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन ऑफ mRNA इनटू प्रोटीन्स में बदलने में। द rRNA इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलर RNA एंड आर द मोस्ट प्रीडोमिनेंट RNA विद इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग बॉडीज। तो इंपॉर्टेंट है rRNA, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, राइबोसोमल RNA। तीसरा है mRNA जिस पर बेसिस है मॉडर्ना वैक्सीन। दिस टाइप ऑफ RNA फंक्शंस बाय ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करता है ये इनटू द राइबोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करता है mRNA, इसीलिए इसको बोलते हैं मैसेंजर RNA, इंपॉर्टेंट है। एंड पास द इंस्ट्रक्शंस अबाउट द टाइप ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो प्रोटीन्स की जरूरत होती है उसके लिए इंस्ट्रक्शन देता है जो बॉडी के द्वारा, बॉडी के सेल्स हैं
based on the functions. These types of RNA is called the messenger RNA. Therefore, the mRNA plays a vital role in the process of transcription or during the protein synthesis process. तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, rRNA, tRNA, mRNA. तो ये आप याद रखिएगा कि जो वैक्सीन है ये mRNA बेस्ड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ पे न्यूज़ है, कोरोना में सुधार के बाद संसद का जो सत्र है, ये सत्र अब 19 से संभव है, यानी कि 19 जुलाई से. तो इसको हम बोलेंगे मानसून सत्र. इंपॉर्टेंट सत्र, 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और विंटर जो सत्र होता है. मेरा आपसे प्रश्न है यहाँ पे कि संसद के सत्र को आहूत यानी कि बुलाने का काम और सत्रावसान जो होता है यानी कि सत्र एंड का काम, ये कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. यहाँ बात की जा रही है, दिल्ली में ट्विटर पर पोक्सो में मामला दर्ज किया गया है. ये क्या बात है यहाँ पे? तो ये ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद जो 26 मई की गाइडलाइंस आईटी रूल्स को लेकर के जारी की है भारत सरकार ने, उसके बाद ट्विटर के साथ कुछ ज़्यादा ही तनाव देखने को मिल रहा है भारत सरकार का. तो यहाँ पे पहले गलत नक्शे ऐड करने का मामला सामने आया है ट्विटर के पास. इसके अलावा यहाँ पे एक और मामला है, बच्चों से जुड़ी अश्लील कंटेंट नहीं हटाने के आरोप में भी केस दर्ज किया गया. पोक्सो एक्ट है, पोक्सो एक्ट, उसके तहत ये इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है ट्विटर के ऊपर. तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. पोक्सो एक्ट का प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज 2012 का ये एक्ट है, इंपॉर्टेंट एक्ट है. यहाँ पे एक रूलिंग थी दिल्ली हाईकोर्ट की. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि इस वाले ये जो एक्ट है पोक्सो एक्ट में कि द प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट एनग्राफ्टेड इन सेक्शन 29. तो पोक्सो एक्ट का एक सेक्शन है 29, यहाँ पे बात की गई है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट. मतलब कि ये जो मैटर है पोक्सो एक्ट के तहत जो मैटर दर्ज किए जाते हैं उस मामले में प्रेज्यूम किया जाता है कि जो जिसके खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है वो दोषी है. ये एक अवधारणा है, ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट है सेक्शन 29 के अंदर पोक्सो एक्ट के. ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था अपने एक जजमेंट में, तो वहाँ से ये लाइन ली गई है. तो नाम याद रखिएगा पोक्सो एक्ट का, उसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए. इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं, प्रोटेक्शन ऑफ पोक्सो जो एक्ट है ये 2012 में इनेक्ट हुआ था. पोक्सो एक्ट वाज इनेक्टेड टू चेक माउंटिंग क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी कि स्पेशली चिल्ड्रन को लेकर के जो क्राइम होते हैं उनके लिए ये काम करता है. अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत देयर इज अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ, यानी कि इस एक्ट के तहत आपको आजीवन कारावास और मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है. इतना तगड़ा एक्ट है ये बच्चों को लेकर के. तो पोक्सो एक्ट डिफाइंस एनीवन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स एज अ चाइल्ड. पोक्सो एक्ट बात करता है कि चाइल्ड की जो परिभाषा यहाँ पे दी गई है वो दी गई है 18 साल से जो कम उम्र का बच्चा है उसके साथ किसी भी प्रकार का इस प्रकार का जो ऑफेंस होता है वो इस एक्ट के तहत लिया जाएगा और ऐसे प्रावधान उन पर लागू हो जाएंगे. यहाँ पे एक बात की गई है जुनाइल जस्टिस एक्ट 2000 की. तो जुनाइल जस्टिस एक्ट 2000 है विच गवर्न्स प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट माइनर्स इन इंडिया. तो माइनर्स के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स होती हैं यानी कि ट्रायल जो होती हैं कोर्ट की, उनको गवर्न करती है जुनाइल जस्टिस एक्ट 2000. इसको अमेंड किया था यानी कि इसमें बदलाव किया था 2015 में टू ट्राई सम जुनाइल्स बिटवीन 16 एंड 18 एज एडल्ट्स. तो यहाँ पे इसमें 2015 में बदलाव किया जुनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में. इसमें क्या किया बदलाव कि जो ऐसे अपराध जिन लोगों ने किए हैं जो 18 साल से कम है लेकिन जो 16 से 18 की उम्र के बीच के हैं, इनको यहाँ पे इन्होंने एडल्ट करार दिया. यानी कि 16 से 18 जो उम्र के लोग हैं जिनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाता है उनको एडल्ट की श्रेणी में माना जाएगा. किसी भी प्रकार की जो चाइल्ड की जो रिलैक्सेशन है, एग्जाम्पशन है, वो उनको अलाउ नहीं की जाएंगी. इफ़ दे वर अक्यूज्ड ऑफ हीनियस क्राइम्स, अगर वो हीनियस क्राइम्स में पाए जाते हैं, जैसा कि आपने निर्भया केस में देखा होगा, तो वहाँ पे एडल्ट ट्रीट किया गया था उनको. दिस अट्रैक्ट अ मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर्स. तो इस प्रकार का ये प्रावधान है. आपको पता होगा जो भारत के अंदर लीगल एज है मैरिज की, वुमेन्स के लिए 18 है और मेल की है 21. तो ये यहाँ पे बात है. इसीलिए इस प्रकार का कोई भी कृत्य देखने को मिलता है, एक्ट देखने को मिलता है, तो 18 साल से कम उम्र होने पर उसको पोक्सो एक्ट के तहत दंडित किया जाता है. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. अच्छा मुझे बताइए पोक्सो एक्ट जो है ये जो बनाया गया है किस आर्टिकल के बेस्ड है? ये एक्ट जो है हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, तो उनमें से कौन से आर्टिकल पे बेस्ड है पोक्सो एक्ट? ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए.
ये बात की जा रही है एक देश एक राशन कार्ड जो योजना है इसको 31 जुलाई से लागू करने की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। इसका रीज़न ये है कि कोविड-19 जैसी महामारी के कारण बहुत बुरी स्थिति देखने को मिली है जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर हैं उनको लेकर के, यानी कि बिहार का कोई मजदूर है जो महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उसकी जॉब छिन गई है, उसके पास कुछ आमदनी का सोर्स नहीं है, तो अपनी जीविका कैसे चलाए वो, मतलब एक बेसिक उसकी जो एम्यूनिटी है उसको खाने पीने की चीज़ें कैसे मिलेंगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को आप 31 जुलाई से तुरंत प्रभाव से पूरे के पूरे स्टेट्स में भारत में लागू कीजिए इसे, ताकि यदि कोई ऐसी महामारी देखने को मिलती है या ऐसी सिचुएशन आती है तो वही बिहार का आदमी महाराष्ट्र के अंदर रह करके उस राशन कार्ड से जो उचित मूल्य की दुकानें होती है वहाँ से अपना राशन वो प्राप्त कर सकता है। गवर्नमेंट की जो स्कीम है यदि फ्री राशन की बात है तो उसको भी अवेल कर सकता है उन शॉप से वो, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बताया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड। इससे पहले वन नेशन वन टैक्स की बात भी की गई, जैसे कि GST उसी पर बेस्ड है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इसके बारे में डेट भी पता होना चाहिए। देखते हैं अब ये टाइमली लागू होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली बातें आने वाले समय में। तो ये बेसिकली जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जल्द से जल्द ऐसा पोर्टल भी बनाइए जिसके ऊपर के इनका डेटा पूरा का पूरा तैयार हो जाए। ऐसे जो लोग हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ बात की जा रही है मध्य प्रदेश की एक प्रजाति है गाय की, इसका नाम है थार पारकर। ये आपको याद रखना होगा, थार यानी कि डेजर्ट आप समझते हैं, तो वेस्टर्न राजस्थान का जो पार्ट है वहाँ पे पाई जाती है ये जो नस्ल है गाय की थार पारकर। ये बड़ी ही अच्छी एक नस्ल है दूध के मामले में यदि हम देखा जाए तो इसकी विलुप्त, इसको बता रहे हैं कि विलुप्त होने के कगार पर है ये जो स्पीसीज है गाय की। तो बताया जाता है मध्य प्रदेश की शान है ये, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही में बहुतायत में पाई जाने वाली है ये। और यहाँ पे बात की गई है कि जो इसकी संख्या है गाय की बमुश्किल 3 से 5 हज़ार रह गई है, यानी कि इतना कम नंबर रह गया इसको, तो कहीं ना कहीं इसको कॉन्जर्व करने की बात की जा रही है। इसमें 3 से 5 हज़ार नंबर बहुत कम नंबर होता है ये। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे में पशुपालक व गौशाला संचालक को अपने स्तर पर इन गायों का संवर्धन संरक्षण करना चाहिए। इसके अलावा सरकार को भी कुछ पॉलिसी लेके आनी चाहिए ताकि इसको प्रमोशन मिल सके और इसकी जनसंख्या को, जिसकी पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया जा सके। यहाँ बताया जा रहा है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि थार पारकर गाय के दूध व घी की काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है। एक गाय प्रतिदिन 12 से 14 लीटर दूध भी देती है, तो इम्पॉर्टेंट है। इस गाय के दूध को अमृत के समान माना जाता है। इंपॉर्टेंट इसकी क्वालिटीज़ हैं दूध की, लेकिन फिर भी इसकी संख्या कम होती जा रही है। इसका क्या बेसिक रीज़न है, तो ये बात बताई गई है इस न्यूज़ आर्टिकल के द्वारा। यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत सबक ले अमेरिका से। तो अमेरिका ने कैसे कंट्रोल किया है कोविड-19 को, इसको लेकर के भारत को सबक लेना चाहिए। जैसे कि भारत में दूसरी लहर आ गई, इसका कोई आइडिया ही नहीं था भारत को, ना कोई तैयारी थी भारत की, लेकिन अमेरिका ने इसको कैसे डील किया है तो भारत को इससे सीख लेनी चाहिए। 5 माह में USA में पूरी तरह बदल गई तस्वीर। बाइडेन प्रशासन ने डेटा पारदर्शिता की नीति अपनाई, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यानी कि जो डेटा है, डेटा की पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पे बात की जा रही है कि आप कितना सही डेटा दिखाते हैं पब्लिक डोमेन के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके किसी राज्य के अंदर केसेस, जो एक्चुअल केसेस है वो आ रहे हैं 10,000, आप वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं केवल 4,000। डेथ के आंकड़ों की भी यदि हम बात करें, कहीं पे दिखा रहे हैं 150 डेथ हुई है वहाँ पे, लेकिन उसी दिन सेम डे में 500 डेथ है वहाँ पे, लेकिन ये अनऑफिशियल, इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बोला जा रहा है कि अमेरिका से भारत को सबक यहाँ पे लेना चाहिए। तो बता रहे हैं कि जनवरी 2021 की 12 तारीख को अमेरिका में कोरोना की स्थिति भयावह थी, यानी कि बात की जाए जनवरी 2021 की, रोजाना 3,000 मौतें हो रही थी। 5 माह बाद स्थिति बदल गई है। मृत्यु दर में आश्चर्यजनक गिरावट देखी गई है। करीब 300 प्रतिदिन अभी मौतें हो रही हैं और लगभग 50% आबादी को टीकाकरण भी उनके द्वारा किया गया है। यानी कि दोनों ही चीज़ें हैं, टीकाकरण भी तेज़ी से करना है, प्लस जो डेथ्स हैं उनको भी कंट्रोल करना है। मतलब अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको इस प्रकार से लेके चलना है कि दोनों तरीके से हमें इससे प्ले करना है, इसे अटैक करना है, तभी हम जल्दी से यहाँ पे इसको जीत पाएंगे। मई माह में रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने नए दिशा निर्देश जारी किए कि जो लोग पूरी तरह वैक्सीन लगवा चुके हैं वे मास्क छोड़ सकते हैं। महामारी से पहले का वक्त लौटने की दिशा में यह बड़ा कदम साबित हुआ। अमेरिका ने इसके लिए जो भी किया उससे भारत को सबक सीखने की बात इनके द्वारा यहाँ पे की गई है। तो ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि बाइडेन प्रशासन ने कमाल संभालते ही एक अच्छी डेटा पारदर्शिता की नीति अपनाई, जिसके कारण कि डेटा
सबके सामने आ सका, सही डेटा आ सका, ताकि इनको रोकने में मदद मिल सके। मतलब आपको यदि डेटा ही सही नहीं पता होगा कि कितने लोग संक्रमित हुए हैं, कितने लोगों की जान गई है, तो आप कैसे अपनी पॉलिसी बनाएंगे, कैसे उसको टैकल करेंगे, ये बात इनके द्वारा की जा रही है। तो बताया जा रहा है यहाँ भारत में फरवरी में 2021 में मृत्यु दर प्रतिदिन 100 से कम थी। मार्च में संक्रमण के बढ़ते डेटा से जाहिर था कि जिस देश में टीकाकरण नहीं हुआ वहाँ नए मामलों का इस प्रकार बढ़ना दूसरी लहर की आहट है। इसके बावजूद संकेतों को दरकिनार कर हर जगह बढ़ती भीड़ दिखाई दी। भारत के अंदर बात की जा रही है। कोविड-19 महामारी प्रबंधन का जिम्मा निभाने वाले सार्वजनिक चेहरे थे राजनेता, नौकरशाह, सेलिब्रिटी, जो तथ्यों से परे सिर्फ जुमलेबाजी में ही लगे रहे, यानी कि केवल बातें ही करते रहे और जो चीज़ें इनको फॉलो करनी चाहिए, जो चीज़ें एग्जीक्यूट करनी चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया हमारी सरकार ने। बस वही है कि मतलब कि कहते हैं ना कि बस झूठे कमिटमेंट कर दीजिए आप तो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है भारत के अंदर, इस प्रकार की बातें यहाँ पे की गई। भारत के गांव में कोरोना से मौतों की संख्या सही सामने नहीं आई, इसीलिए ग्रामीण इलाकों में आवश्यकता के अनुरूप आपूर्ति नहीं पहुंच पाती। तथ्यों को नकारने के घातक परिणाम सामने आए हैं, ये इनके द्वारा बात यहाँ पे की गई है। 2020 में ट्रंप प्रशासन द्वारा चलाए गए ऑपरेशन वार्प स्पीड, ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, याद रखिएगा। ट्रंप प्रशासन ने चलाया था ऑपरेशन वार्प स्पीड से भी कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने को गति मिली थी। राज्यों को अपनी अपनी वैक्सीन रणनीति बनाने की छूट दी गई। संघीय सरकार ने वैज्ञानिकों और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित कर बल्क में वैक्सीन खरीद की और हाइब्रिड लीडरशिप का उदाहरण यहाँ पे पेश किया। महामारी की रोकथाम के लिए 2020 में भारत के त्वरित प्रयासों की काफ़ी सराहना हुई, लेकिन लोग कोरोना खत्म हुए बिना ही उस पर जीत पक्की मान बैठे थे वहाँ पे। तो ये सारी बातें इस डिटोल के अंदर की गई है कि भारत में जो एक्चुअल चीज़ें हैं, मतलब डेटा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि डेटा की ट्रांसपेरेंसी सही होगी, पब्लिक डोमेन में डेटा सही आएगा, तो उसके लिए सही पॉलिसी होंगी, सही तरीके से उसे डील किया जाएगा और उस पर कंट्रोल भी किया जाएगा। लेकिन भारत में डेटा ही सही नहीं बताए जाते हैं, तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये बात इनके द्वारा बताई जा रही है कि हमें कैसे जो अमेरिका है उससे हमें सबक लेना चाहिए कोरोना की रोकथाम करने के लिए। ये बात की जा रही है यहाँ पे पशुओं की। तो पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे की लगातार जांच होनी चाहिए, ये बात कर रही है मेनका गांधी जी। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है PFA, पीपल फॉर एनिमल, ये पर्यावरणविद हैं, बहुत अच्छा काम करती है इनकी NGO और वर्तमान में सांसद भी हैं ये। तो इनका नाम है मेनका गांधी। बात हो रही है यहाँ पे दूध की। अभी आपने सुना होगा फसाई के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि किस प्रकार से क्वालिटी को सुधारा जाए, जो हमारे फूड्स पैकेट है उन पर किस प्रकार से वार्निंग होनी चाहिए कि कितना कंटेंट हानिकारक है बॉडी के लिए। इस प्रकार की चर्चाएं काफ़ी दिनों से चल रही हैं यहाँ पे। तो अब ये जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहाँ पे दूध की। तो बताया जा रहा है कि पशु में एफ्लाटॉक्सिन B1 और B2 दूषित चारा खा लेते हैं, यानी कि पशु जो है हमारे वो ये दूषित चारा खा लेते हैं। इसका बताया उन्होंने एफ्लाटॉक्सिन B1 और B2, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो उनमें एफ्लेटॉक्सिन M1 और M2 बनता है, यानी कि ये घातक चीज़ें उनके अंदर क्रिएट हो जाती हैं जो कि दूध के माध्यम से मनुष्य के शरीर तक भी जाते हैं। आपको पता है डेली जो लाइफ है लोगों की, दूध का जो इंटेक है भारत में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग डेली दूध भी पीते हैं एक गिलास, हेल्थ के लिए अच्छा है, प्रोटीन काफ़ी अच्छी मिलती है, कैल्शियम काफ़ी अच्छा मिलता है दूध से। तो दूध इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। पर ये अनजाने में लोगों को नहीं पता है कि पशु क्या खा रहे हैं वहाँ पे, मतलब इस प्रकार की चीज़ें खा रहे हैं कि ये जानलेवा घातक चीज़ें उस दूध में बनती हैं जो कि हमारे शरीर में जा रही हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो एफ्लाटॉक्सिन है वो फंगस जनित 20 विषाक्त पदार्थ हैं, यानी कि जो एफ्लाटॉक्सिन है वो फंगस से बनता है। यानी फंगस आपने अभी सुना भी होगा, फंगस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, ब्लैक फंगस, म्यूकोमाइकोसिस। ब्लैक फंगस से भी काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार हुए थे और कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। फंगस कितना खतरनाक हो सकता है, वही फंगस पशुओं के शरीर में जा रहा है जो दूध देते हैं, जिनका दूध हम प्रयोग करते हैं, तो कितना घातक हो सकता है हमारे शरीर के लिए, ये बात बताई जा रही है इनके द्वारा। इसको कैसे रोकना है, क्या रोकने के तरीके हो सकते हैं, तो ये सारी चर्चाएं की जा रही हैं। आपको पता है भारत के अंदर जब से भारत आज़ाद हुआ है हमारे यहाँ पर क्वांटिटी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, लेकिन अभी तक क्वालिटी पर जोर नहीं दिया गया है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीफर की जाती है, वहाँ पे हर चीज़ में क्वालिटी देखी जाती है, लेकिन भारत में केवल और केवल क्वांटिटी की ही बात की जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज, वो है एजुकेशन।
भारत के अंदर बहुत बड़े स्तर पर हमने एजुकेशन फैलाई है, लेकिन यदि हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी वहाँ पे बहुत कम परसेंटेज आपको देखने का मिलेगा। क्वालिटी कितनी अच्छी है उनकी। एक एनजीओ है, इसका नाम है प्रथम एनजीओ है, जो कि इस प्रकार के मतलब डेटा कलेक्ट करने का काम करती है, किस प्रकार की एजुकेशन दी जा रही है भारत के अंदर। तो उसने बहुत अच्छे अपने डेटा प्रस्तुत किए हैं इस चीज़ को लेकर के भारत में क्वालिटी को लेकर के बहुत अच्छा काम करना चाहिए एजुकेशन के सेक्टर में, जो कि अभी भी बहुत कम है भारत में। तो ये ऐसे ही खाने पीने की चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा लिया है, लेकिन क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उसी का काम, उसी की बात की जा रही है। फसाई, जो कभी फसाई को लेकर के इतना ज़्यादा ये सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ फसाई के, किस प्रकार से फूड के अंदर क्वालिटी को लेकर के आया जाए और लोगों की हेल्थ पे नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो ये बातें यहाँ पे की जा रही हैं। तो बताया जा रहा है कि दूध में भारी मात्रा में एफ्लाटॉक्सिन और खतरनाक कैंसरकारी तत्व पाए गए हैं। तमिलनाडु, दिल्ली व केरल में दूध में एफ्लाटॉक्सिन की अत्यधिक उच्च मात्रा पाई गई है। तो ये कैंसर जनित तत्व मिलते हैं इसके अंदर, यानी कि आपको कैंसर भी यहाँ पे हो सकता है इस प्रकार की चीज़ों से। तो ये बात बोली जा रही है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। यहाँ बात की जा रही है, एफ्लाटॉक्सिन अत्यधिक विषाक्त पदार्थ है जिसका असर लंबे समय तक रहता है। एफ्लाटॉक्सिन B1 और M1 लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं, सिरोसिस और कैंसर का कारण हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने इसे कैंसरकारी माना है, यानी कि कैंसर हो सकता है इस प्रकार की चीज़ों से। एफ्लाटॉक्सिन पैदा करने वाली फंगस गर्म स्थानों में फसलों को प्रभावित करती है, ये बात बोली गई है। तो ये जरूर याद रखिएगा, एफ्लाटॉक्सिन है, फंगस से बनता है यहाँ पे। और फंगस के लिए यहाँ पे बताया गया है कि फंगस को पनपने के लिए जो अच्छा टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए सूटेबल जो टेम्परेचर चाहिए बताया गया है, कम से कम 25 डिग्री तापमान होना चाहिए। लेकिन फंगस 10 से 12 डिग्री में भी पनप सकता है, ये बात की गई है फंगस के लिए। अकाल पड़ने पर फंगस लगने की आशंका और बढ़ जाती है। फंगस कटाई के बाद उसके भंडारण के दौरान भी फंगस पनप सकती है, जहां फसल सूखने में समय लग गया हो और नमी का वातावरण हो। यानी कि अभी जो बारिश वाला समय आएगा तो फंगल इन्फेक्शन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो ये भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि फरवरी 2018 में प्रकाशित WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार इस फंगस से कैंसर का खतरा है। 1 किलोग्राम खाने में अगर मात्र 1 मिलीग्राम भी एफ्लाटॉक्सिन हो तो उससे जी मिचलाना, उल्टी, पेट दर्द और ऐंठन, लिवर खराब होने, पीलिया, थकान आदि की समस्या होने लगती है। इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। 1 से 3 सप्ताह की अवधि में एफ्लाटॉक्सिन B1 की 20 से 120 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम डोज का सेवन प्रतिदिन करने से यह अत्यधिक विषाक्त और घातक साबित होता है। इससे संक्रमित व्यक्ति का DNA भी खराब हो सकता है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार की चीज़ों को डील करना। तो सरकार को भी एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए कि दूध, आपको पता है, डेली लाइफ का हिस्सा है दूध। तो यहाँ पे कैसे इसे अच्छा बनाया जा रहा है, अच्छा बनाया जा सकता है और हेल्थ लोगों की बढ़िया रहे, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसीलिए ये आर्टिकल लिखा गया है मेनका गांधी जी के द्वारा। यहाँ बात की जा रही है पशु पक्षियों के प्रति भी रखें दया भाव। तो ये हैं विभूति भूषण शर्मा हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं राजस्थान सरकार के। मुझे बताइए महाधिवक्ता कौन है वर्तमान में राजस्थान सरकार के? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो अनुच्छेद 51 का की यहाँ पे बात की जा रही है। ये बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की, इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा, यहाँ पे बिंदु 6 है, एक बिंदु 6, इसके मुताबिक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। ये आप याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना क्या हमारा मूल कर्तव्य है ये, और कहाँ पर है, कौन से बिंदु पे? तो 6 बिंदु पर है ये, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, राइट। इसके अलावा IPC की जो धारा है 428 और 429, 428, 429 में किसी भी पालतू या आवारा पशु को प्रताड़ित करना, मारना या अपंग करना दंडनीय अपराध है। आप समझ सकते हैं IPC में भी इसकी बात की गई है कि आप इस प्रकार से किसी पशु को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पे बात की गई है कि आस्था के नाम पर पशुओं की बलि जैसे अमानवीय कृत्य पर रोक लगाने के लिए स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 के मुताबिक देश के किसी भी हिस्से में पशु बलि गैर कानूनी है। आप समझ सकते हैं पशु बलि भी दी जाती रही है पुराने समय से, और आज भी कई सारे जो हिंटरलैंड एरियाज हैं, यानी कि गांव देहात वाले एरिया, वहाँ पे पशु बलि दी जाती है। इसको लेकर भी ये रूल्स बनाए गए हैं और ये गैर कानूनी हैं। यहाँ पे बात की जा रही है पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम एक्ट है 1960 और फूड सेफ्टी रेगुलेशन के नियमों के अनुसार किसी भी पशु पक्षी को वध बूचड़ खाने में ही किया जा सकता है। बीमार और गर्भधारित पशुओं का वध वर्जित है यहाँ पे, यानी कि आप बीमार और गर्भधारित
गर्भधारित जो पशु हैं उनका जो वध है वो आप नहीं कर सकते हैं। इसी अधिनियम की धारा 22(2) के मुताबिक विशेष अनुसूचित जानवरों को मनोरंजन के लिए प्रशिक्षित करना और इस्तेमाल करना भी गैर कानूनी है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप समझ सकते हैं कि आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन जानवरों को ट्रेन करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, ये भी गैर कानूनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई यहाँ पे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट है यहाँ पे, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम है 1960। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसकी धारा 11 पशुओं के प्रति किसी भी तरह की क्रूरता के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है, यहाँ तक कि पालतू जानवर को छोड़ने, उसे भूखा रखने, कष्ट पहुँचाने, भूख और प्यास से जानवर के मरने पर भी दोषी के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। पशु और पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए विभिन्न कानूनों के तहत प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। इनका उल्लंघन करने पर दंडनीय प्रावधान दिए गए हैं। आपको पता है, मैंने अभी बताया था आपको, PFA ऑर्गेनाइजेशन है मेनका गांधी जी की, बहुत अच्छा काम करती है ये। तो आप इनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं जब भी आप इस प्रकार की कोई चीज़ें देखते हैं। कोई आवारा पशु है जिसके ऊपर इस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है या फिर वो पीड़ित है, तो आप इस प्रकार से यहाँ इनको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी भी है और आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। यहाँ बात की जा रही है MSME सेक्टर। इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म इसकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इनका काफ़ी बड़ा योगदान है भारत की GDP में। आपको पता है बहुत सारे छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं वो इसकी श्रेणी में आते हैं। तो केंद्र सरकार ने MSME सेक्टर के छोटे व्यापारियों के लिए कर्ज का खजाना खोल दिया है। नई घोषणा के अनुसार 25 लाख छोटे व्यापारी 1.25 लाख रुपये तक का आसान कर्ज ले सकेंगे। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी जैसे त्यौहार अब आने वाले हैं, तो वहाँ पर इनको लेकर के ये अपना जो काम है उसको बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार से मार्केट में थोड़ा सा इकोनॉमी को बूम करने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो मंडे को ही इस प्रकार का जो पैकेज है वित्त मंत्री के द्वारा उसकी घोषणा की गई थी। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।